हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट पॉलिटिक्स का अनदर टॉपिक, जो कि है हमारा एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया का वो कंप्लीट करवा दिया, जिसमें हमारे 4 टॉपिक्स हमने पढ़े थे। आई हैव कंप्लीटेड ऑल दोज टॉपिक्स। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट, आपको बताया मैंने, सेकेंड यूनिट एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इस बेसिकली हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये आपका 2.1 का टॉपिक है। ठीक है, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करा रही हूँ मैं। तो ये इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी स्टेट्स थी, हमारी यूनियन टेरिटरीज थी, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ? हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ 1947 में। कब हुआ? 1947 में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उस टाइम पे आपको पता है हमारा देश के बंटवारे हो गए थे, डिवीज़न हो गया था। एक हमारा बन गया इंडिया और दूसरा हमारा बन गया पाकिस्तान। ठीक है, पी लिखा हुआ है और इंडिया के लिए आई लिखा हुआ है। तब इंडिया और पाकिस्तान बन गया, और उस टाइम पे हमारी जो थी ना, हमारा जो स्टेट्स थी ना, वो दो तरीके की थी। एक स्टेट्स थी जिनको डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल करते थे, जिनको हम बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। और एक स्टेट वो थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे प्रिंसेस के थ्रू कंट्रोल किया जाता था, वो स्टेट्स थी। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और प्रिंसली स्टेट्स थी, ये सब स्टेट जब आज़ाद हुई ना, तो जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के हिस्से थे वो सीधे सीधे इंडिया के साथ जुड़ गए थे। लेकिन जो बाकी जो जैसे प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया गया कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इनको ऑप्शन दिए गए 3 कि आप या तो प्रिंसली स्टेट को बोला गया पाकिस्तान के साथ जाइए, या तो इंडिया के साथ जाइए, और या तो किसके साथ जाइए, इंडिपेंडेंट। सो अब यहाँ पे हम इस चैप्टर को ही पूरा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर उस टाइम पे यही ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पर मैं आ जाती हूँ एक बात पे। अब यहाँ पे क्या था कि सभी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना उस टाइम की, वो क्या कर देती हैं, सीधा सीधा ज्वाइन कर देती हैं। कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडिया को ज्वाइन कर लेती हैं, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो है वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेती हैं। लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेती हैं, वो स्टेट्स तो ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन यहाँ पे 3 स्टेट्स और थी। ठीक है, अब वो 3 स्टेट कौन कौन सी थी, चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर, एक तो जूनागढ़, और एक हैदराबाद, HYDRA, हैदरा BAD। ठीक है, तो ये 3 स्टेट्स जो थी, ये चाहती थी हम किसी को भी ज्वाइन ना करें, हम इंडिपेंडेंट रहें। तो जम्मू कश्मीर चाहता था मैं इंडिपेंडेंट रहूं, जूनागढ़ चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ जाऊं, और हैदराबाद भी जो था ये भी चाहता था कि मैं पाकिस्तान के साथ जुड़ जाऊं। लेकिन हैदराबाद जो था मिडल में था, तो ये जुड़ नहीं सकता था। जूनागढ़ में जो थे उसकी पॉपुलेशन नहीं मान रही थी, और जम्मू कश्मीर में क्या था कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो हैदराबाद है वो यहाँ पे है, तो ये जुड़ नहीं सकता यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। ठीक है, उसके बाद गुजरात, जो जूनागढ़ है वो गुजरात का ही एरिया है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं मान रही है। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है ये सबसे टॉप में, ये पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन क्या चाहती थी कि हम क्या रहे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, हालांकि कोर्स ऑफ टाइम के साथ हैदराबाद जो है वो पुलिस एक्शन के थ्रू आ जाता है। उसके बाद जो जूनागढ़ है वो रेफरेंडम के थ्रू जुड़ जाता है, और कश्मीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन के थ्रू जुड़ जाता है। तो फाइनली तीनों ही स्टेट्स जो हैं वो आ जाती हैं इंडिया में।
और जम्मू कश्मीर में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ था वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, ठीक है, महाराजा हरि सिंह के थ्रू। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं। होता क्या है, 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन करता है स्टेट्स का, ठीक है। एक स्टेट्स जो थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में आ जाती है। और टोटल स्टेट्स कितनी थी, 29। तो पार्ट ए में जो स्टेट्स थी ना वो 9 थी, ठीक है, जो कि गवर्नर प्रोविंसेस थी ब्रिटिश इंडिया की। पार्ट बी में जो स्टेट्स थी वो 9 रिस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स थी। पार्ट सी में जो स्टेट्स थी, ठीक है, वो चीफ कमिश्नर की थी। एंड पार्ट डी में जो स्टेट थी वो अंडमान एंड निकोबार, जो कि पार्ट डी में रखी गई थी, ठीक है। तो इसी तरीके से फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन हो जाता है स्टेट्स का 1950 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे ही वो। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो कमीशंस, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये धार कमीशन पढ़ेंगे, दूसरा जेबीपी कमेटी पढ़ेंगे। तो धार कमीशन को क्या होता है, जून 1948 में, ठीक है, जून 1948 में धार कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। और धार कमीशन को क्या बोला जाता है कि आप जो है देखिए कि हम स्टेट को किस बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करें, ठीक है। अब जैसे ही 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है, उस टाइम पे यही था कि हम स्टेट को किस वे में ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करना था सारी स्टेट्स को। तो उस टाइम पे यही देखा जा रहा था। तो सबसे पहले जो सबसे पहली जो स्टेट्स थी, पर्टिकुलरली जो साउथ इंडिया था ना, वहाँ से डिमांड आ रही थी कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे ऑर्गेनाइज करो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, साउथ इंडिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस, कि साउथ इंडिया से ये डिमांड आ रही थी कि स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करो। तो इसीलिए जो है किया जाता है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपॉइंट करती है धार कमीशन को एस के दार के अंदर, ठीक है, दिसंबर 1948 में। ये कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है एंड रीऑर्गेनाइजेशन करता है स्टेट को। बोलता है ये जो है लिंग्विस्टिक बेसिस से रिजेक्ट कर देता है कि स्टेट को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेट को ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे हम देखेंगे कि कितना एडमिनिस्ट्रेशन हम चला सकते हैं उस स्टेट का, उस बेसिस पे हम जो है इनको वो करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि अब क्या होता है, एक इससे क्या होता है, लोगों के अंदर रिजेंटमेंट आ जाती है कि ये स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं दे रही हैं। तो 1948 में एक और कमीशन बिठाया जाता है जिसको हम एक और कमेटी बनाई जाती है जिसको हम जेबीपी कमेटी के नाम से जानते हैं। इसमें 3 मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटावी सीतारमैया, जिसको पर्टिकुलरली जेबीपी कमेटी कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये होता है। और जेबीपी कमेटी क्या करती है, 1949 में क्या करती है, अपनी जो है रिपोर्ट को सबमिट करती है और ये रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। ये कहती है कि नहीं, हमें जो है स्टेट को लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, ये भी मना कर देती है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है, इसको ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे ये पैराग्राफ, ठीक है, इसको देखो ध्यान से। होता क्या है कि जो एक आंध्र प्रदेश के एक पर्सन थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक पर्सन क्या करते हैं, 1953 में 56 डेज का हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं। हंगर स्ट्राइक होता है, आपको पता है सभी को, भूख हड़ताल जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में। तो हंगर स्ट्राइक पे चले जाते हैं और 58 डेज के लिए कुछ नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि हम स्टेट को रीऑर्गेनाइज करें लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है। तो अब जैसे इनकी डेथ हो जाती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, इनको जो है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे जो लोग थे उनको समझ में आता है कि नहीं, लोगों को हमें जो है स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही करना पड़ेगा। जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है जिनका नाम था पोटी सिरामल्लू, ठीक है, और ये जब इनकी डेथ होती है तो एक फर्स्ट स्टेट क्रिएट होती है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश 1953 में। तो ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो स्टेट थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे जिसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, दैट वाज द आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो अब चलिए
स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो है। यहाँ पे एक और कमीशन आता है जो फैज़ल अली कमीशन था। अब फैज़ल अली कमीशन में क्या था कि जब आंध्र स्टेट जो थी बनी, आंध्र प्रदेश स्टेट बनी, तो बाकी जो रीजन थे वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या चाहिए, स्टेट चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया फैज़ल अली कमीशन, मतलब एक 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसके हेड थे फैज़ल अली। ठीक है, कौन थे इसके हेड? फैज़ल अली। तो फैज़ल अली ने क्या किया, इसको क्या किया, फैज़ल अली को चेयरमैन बना दिया और उसके बाद इन्होंने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट को सबमिट किया 1955 में। ठीक है, और इन्होंने बोला कि हाँ, इन्होंने जो है एक्सेप्ट किया कि हाँ, बनाया जाएगा, स्टेट्स को बनाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो बट इन्होंने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी कि एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट और एक लैंग्वेज जो है इसको नहीं रखा जाएगा, मतलब एक स्टेट और एक लैंग्वेज नहीं होगी। हम जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे रीऑर्गेनाइज करेंगे? तो यहाँ पे इन्होंने 4 कैटेगरीज रखी। पहला तो प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, प्लानिंग एंड प्रमोशन के लिए, जिससे प्लानिंग और प्रमोशन हो सके लोगों की, इस स्टेट में जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो कमीशन ने अपनी जो है 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी को, जो पहले किया था ना 1950 में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया था स्टेट्स का, उसको जो है क्या कर देते हैं, एबॉलिश कर देते हैं। और 1 नवंबर 1956 में 16 स्टेट्स और 6 यूटीज़ हमारे सामने क्रिएट हो जाती हैं। और ये हमारे थे 3 कमीशन आज हमने पढ़े। एक तो जो है हमने पढ़ा आस्केदार जो है कमेटी, उसके बाद एक तो दार कमीशन पढ़ा हमने। ठीक है, 3 कमीशंस बोल दो। ठीक है, आस्केदार कमीशन, सॉरी दार कमीशन, दूसरा जेबीपी कमेटी पढ़ी हमने। ठीक है, उसके बाद 3rd हमने पढ़ा फैज़ल अली कमीशन। ठीक है, फैज़ल अली कमीशन। तो इन तीनों कमीशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, किसके लिए? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है गाइस, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टेट को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, स्टेट कौन कौन सी स्टेट कब बनी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस में बने रहिए। तो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में लिख के बता दीजिए, ताकि मैं आपका सल्यूशन निकाल सकूं। बाकी ये नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप इजीली इनको उतार सकते हैं एंड स्टिक टू दैट नोट्स बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ अगर आप और कुछ चीज़ पढ़ना चाहते हैं, मतलब ये जो टॉपिक अगर आप कहीं से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है ना, वो अगर आपके पास है तो उसका यूनिट 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाला चैप्टर आप उसको डिटेल में कर लीजिए। वहाँ पे जो है पूरा ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।